गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा में भी छूट-फूट घटनाएं होती रहती है। यहाँ दशरथ देव वर्मन के नेतृत्व में त्रिपुरा उपजाति युवा समिति ने अपना आंदोलन शुरू किया। उन्होंने मांग की कि त्रिपुरा से सभी भूटियों अर्थात बाहरी लोगों को निकाला जाए तथा जिन विदेशियों ने यहाँ भूमि पर कब्जा कर लिया है वह फिर त्रिपुरा वालों को मिलनी चाहिए। ऐसे तत्वों को लाल डेंगा का मिंजो नेशनल फ्रंट गुप्त सहायता दे रहा था, लेकिन 1986 के मिजोरम समझौते के बाद यह सहायता बंद हो गई। अब उन्हें बांग्लादेश से गुप्त सहायता मिल रही है। स्थिति को काबू में रखने के लिए भारत सरकार ने त्रिपुरा सुरक्षा कानून लागू किया। तो बच्चों, यह था त्रिपुरा। आगे है मणिपुर। मणिपुर के बारे में कुछ कहा जा सकता है। 1956 में यह संघ शासित क्षेत्र बना, जिसे 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। यहाँ मैताई जाति के लोगों की बहुसंख्या है, जो अपने क्षेत्र को वृहत नागालैंड में मिलाने का विरोध कर रहे हैं। यही कारण है कि कभी कभी मैताई लोगों के कुकी व नागा जातियों के बीच झगड़े हो जाते हैं। कई आतंकवादी संगठन भी कार्यरत हैं। हर संघ शासन में केंद्र व राज्यों के बीच विवाद या संघर्ष चलते रहते हैं। राज्यों के भीतर भी विवादों या संघर्षों का दौर चलता रहता है। आवश्यकता इस बात की है कि उनका लोकतांत्रिक ढंग से तथा संवैधानिक ढांचे के भीतर समाधान होना चाहिए। संतोष की बात है कि भारत सरकार के प्रयासों तथा राष्ट्रवादी तत्वों के सहयोग से उत्तर पूर्वी क्षेत्र की ऐसी अनेक जटिल समस्याओं का समाधान हो सका है। तो बच्चों, यह था मणिपुर। आगे हम लोग देखते हैं आंचलिकता या क्षेत्रीयता के प्रति भारत सरकार का दृष्टिकोण। कहने का मतलब है क्षेत्रीयता के प्रति भारत सरकार का क्या दृष्टिकोण है। चलो आगे देखते हैं। हमारे देश के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर विविधता में एकता पाई जाती है। देश में भाषाओं, संस्कृतियों, धर्मों और जातियों की बहुलता है। अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के मन में अपने क्षेत्र और वहाँ की संस्कृति के प्रति विशेष अनुराग पाया जाता है। राष्ट्रभक्ति के साथ अपने क्षेत्र के प्रति अनुराग एक सीमा तक स्वीकार्य है और इससे राष्ट्रीय एकता में नई शक्ति का संचार ही होता है। कई विद्वान भारत को 50 से ज़्यादा देश में विभाजित करने की बात करते हैं। आज़ादी के बाद से हमने देखा कि भारत में क्षेत्रवाद को लेकर कई तनाव पैदा हुए, साथ ही साथ कई अलगाववादी आंदोलन भी पैदा हुए। भारत सरकार ने लोकतांत्रिक तरीकों से इनका सामना किया। उसने क्षेत्रीय आंदोलन के प्रति सहानुभूति का रुख अपनाया तथा राष्ट्रीय धारा में उनको शामिल करने में सफल भी रही। समस्या नकारात्मक क्षेत्रवाद की रही है। पंजाब को अलग राष्ट्र बनाने की कठिन समस्या को हमने हल कर लिया। पूर्वोत्तर में मिजोरम, जो कभी हिंसक गतिविधियों का केंद्र बन गया था, आज पूर्वोत्तर का सबसे समृद्ध और शांत क्षेत्र है। असम में लोकतांत्रिक सरकारें काम करती है और अब वहाँ के अलगाववादी संगठन उल्फा के कई गुटों से वार्ता हो रही है। जम्मू कश्मीर की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आया है। यदि हम संक्षेप में कहें तो हम कह सकते हैं कि भारत सरकार का क्षेत्रीयता के प्रति दृष्टिकोण निम्न बिंदुओं के अंतर्गत व्यक्त
किया जा सकता है? क्या क्या है? 1 नंबर, क्षेत्रवादी आंदोलनों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाया गया है और उनकी जायज़ मांगों को स्वीकार किया गया है। दूसरा नंबर है, इस क्षेत्रवादी संगठनों के साथ वार्ताएं भी की जाती रही है तथा उनको यह भी समझा दिया गया है कि समस्या का समाधान भारतीय संविधान के दायरे में ही हो सकता है। तीसरा नंबर है, हिंसक रुख अपनाने वालों के प्रति कड़ाई से निपटा गया है। चौथा नंबर है, जहाँ भी आवश्यक हुआ है अलग भाषा और संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए अलग प्रांतों का गठन किया गया है। 5 नंबर है, विकास की असमानताओं को दूर करने के प्रयास जारी है। इन सब बातों के अलावा एक बात स्पष्ट है कि ये संघर्ष चलते ही रहेंगे, क्योंकि सभी वर्ग अपने हितों को अधिकतम करना चाहेंगे। तो बच्चों, यह था क्षेत्रीयता के प्रति भारत सरकार का दृष्टिकोण। यह इम्पोर्टेंट है। इस तरह से यह चैप्टर क्षेत्रीय आकांक्षाएं व संघर्ष समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग इम्पोर्टेंस पॉइंट्स देखेंगे क्या क्या है। आज मैं आप लोगों को इतना ही बतला करके क्लास समाप्त करती हूँ। थैंक यू।